बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th में आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक जो हमने पढ़ाए हुए हैं उसके लघुत्तरी प्रश्न, यानी जो लॉन्ग क्वेश्चन के बाद वाला जो श्रेणी होता है। लॉन्ग क्वेश्चन आपके 6 नंबर के आते हैं, ये 4 नंबर का आता है। ठीक है, 10 प्रश्न होंगे। अगर आप इन 10 प्रश्नों को कर ले जाते हैं चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक, तो यानी आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही है। अदरवाइज आपको रिवीजन प्रैक्टिस की और जरूरत है। और साथ में ये भी देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं कि नहीं। क्लास 10th की बात हो रही है बच्चा, और जो भी बच्चे अभी तक अपनी तैयारी शुरू नहीं किए हैं, एक बार देख लेते हैं। आवाज ठीक आ रही है बच्चा? एक बार हम आवाज को देख लेते हैं। ठीक है, आवाज तो ठीक है, बढ़िया है। चलिए, तो सभी बच्चे रेडी हो जाएं, कलम और कॉपी ले लें, अपने पास रखें, और यकीन मानिए कि अगर इन सवालों को अगर आप कर लेते हैं तो यानी आपकी तैयारी अच्छी है। अदरवाइज आपको थोड़ा सा और गंभीरता से चीजों को समझने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पर ये प्रश्न को तो अभी थोड़ा सा हटाते, ये प्रश्न दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और हमेशा आते रहते हैं। ठीक है, 3√2 एक अपरिमेय संख्या है बच्चा, इस तरह का प्रश्न आता है। ठीक, यहाँ पर कई तरह से प्रश्न पूछा जाता है। यह एक प्रश्न नहीं है, यह कई प्रश्न के बराबर है। यकीन मानिए, मैं कैसे बताता हूँ, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, सभी बच्चे अपना भैया कलम कॉपी, मैथ सीखना है तो आपको तो सारा हथियार रखना पड़ेगा भैया। गणित जो है, बाकी अदर सब्जेक्ट को आप हो सकता है यूट्यूब को देख देख के एक बार समझ लें। गणित ऐसा विषय है कि जब तक आपके हाथ में कलम और रफ न हो, आप चीजों को सीख ही नहीं पाएंगे। आप दिमाग में कितना बैठाएंगे। देखिए, यहाँ पर इस तरह के प्रूफ को करने के लिए आपको ये मानना पड़ेगा कि जो √2 है बच्चा, ये आप इसको अलग से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। √2, √3, √5, ठीक है बच्चा, √जो 7 है, ये सारे इस तरह के जो क्या होते हैं, अपरिमेय नंबर होते हैं। अपरिमेय नंबर होते हैं बच्चा, यानी इरेशनल नंबर होते हैं, यानी अपरिमेय संख्या होती हैं। और इस तरह के आपको प्रूफ कर, कभी कभी ये भी आता है। ठीक है, √2, √3, √5 सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है। अगर ये संख्याएं नहीं आती हैं, ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट रिजल्ट के रूप में जानेंगे कि ये √2, √3, √5 ये अपरिमेय संख्याएं हैं। और ये चीज, इस जानकारी का हम फायदा उठाते हैं दूसरे प्रश्नों में बहुत बार। जैसे ये प्रश्न पूछ दिया, कभी कभी 5 + √3 दिखाइए कि अपरिमेय संख्या, ये भी प्रश्न पूछा गया है। 5 - √3 दिखाइए कि ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। साथ में यहाँ पर 5/√3 भाई दिखाइए कि ये अपरिमेय संख्या है। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। 7 में यहाँ पर बच्चा 5 + √3 दिखाइए कि ये अपरिमेय संख्या है। इस तरह के सवाल आपको मिलते रहेंगे। इसमें आपको इस रिजल्ट का आपको डायरेक्ट यूज करना है। ठीक है, साइड में आप लिख सकते हैं बच्चा, हमने वास्तविक संख्या को बहुत डिटेल में पढ़ाया था और हमने प्रूफ भी कराया था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। सभी बच्चों का स्वागत है, वेलकम है। राम राम, सत श्री अकाल। सभी बच्चे रेडी हो जाएं और जरा भी लापरवाही नहीं। आपके जीवन का बोर्ड एग्जाम का पहला भैया परीक्षा है, इसको थोड़ा सा गंभीरता पूर्वक आपको लेना चाहिए। तो ये सारे रिजल्ट। अच्छा, एक चीज और, इस प्रश्न को करने के लिए आपको इस बात की भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई भी संख्या अपरिमेय है, यानी √2, √3, √5 ये सारे के सारे अपरिमेय संख्याएं हैं, तो इसका मतलब होता है कि उसे p/q के रूप में, यानी √2 को हम p/q के रूप में नहीं ले सकते हैं। जहां पर जो है, जहां पर क्या होगा बच्चा, जहां पर यहाँ पर क्या होगा, p एवं q। ठीक है, p एवं q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक। ठीक है, पूर्णांक होते हैं एवं q ≠ यही तो डिफिनेशन होता है। परिमेय संख्या की डिफिनेशन क्या होती है कि वह संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां पर p और q क्या है, पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक मतलब धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। और साथ में q ≠ 0, नीचे यानी डिनोमिनेटर यानी हर में कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। ये इसकी डिफिनेशन होती है। और वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां पर p और q पूर्णांक हो और q ≠ 0, वह संख्याएं परिमेय होती हैं। रेशनल और इरेशनल की डिफिनेशन फिलहाल में आपको ये चलना है। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी। अब सवाल को क्या करना है, इसको प्रूफ करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है।
यह एक सवाल नहीं है, यह कई सवाल के बराबर है। यह हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में आता रहता है। कभी कभी ये भी पूछता जाता है कि 2 + √3 क्या है, अपरमेय संख्या। ठीक है, तो सभी बच्चे रेडी हो जाए, इस सवाल को आप ध्यानपूर्वक करेंगे। अगर इसको दिखाना है, ठीक है, अगर इसको दिखाना है कि अपरमेय संख्या है तो हम मान लेते हैं, हमको नहीं पता है कि क्या है भाई। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ करेंगे कि माना जो है, आप मान लेंगे कि माना 3√2 क्या है भैया, एक परमेय संख्या है। ठीक है, आप इसका कॉन्ट्रडिक्शन से परमेय संख्या है आपने मान लिया, आपने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अगर यह परमेय संख्या है, ठीक है, अगर प्रूफ करना है इरेशनल नंबर है, अपरमेय संख्या, तो हम मान लेते हैं कि यह अपरमेय नहीं परमेय संख्या है। ठीक है, तो अगर यह इसलिए हम क्या लिख सकते हैं भाई, 3√2 को क्या कर सकते हैं भैया, a/b के रूप में लिख सकते हैं। आपको बताना पड़ेगा जहां पर, ठीक है, जहां पर आपको ये बताना पड़ेगा कि a एवं b, ठीक है, a एवं b क्या है, पूर्णांक होंगे। ठीक है, पूर्णांक, एवं ये भी आपको बताना पड़ेगा बच्चा कि HCF ऑफ a, b 1 होगा। ठीक है, और यहां पर b ≠ 0, आपने ऐसा माना। क्लियर हुआ। अगर 3√2 एक परमेय संख्या होगी तो यह निश्चित रूप से a/b के रूप में या p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यही डिफिनीशन है। हमने फिलहाल माना है कि 3√2 क्या है बच्चा, एक परमेय संख्या, एक इरेशनल नंबर। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा प्रूफ है इसका। ये उतना जल्दी से समझ आता नहीं है, इसमें काफी दिक्कतें होती हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर आपने ऐसा मान लिया तो इसमें हुआ कि आगे देखेंगे। ठीक, यहां पर हो जाएगा बच्चा, √2 को वहां पर रोक दीजिए, ये 3 यहां पर मल्टीप्लाई में है, इसको इधर भेज देंगे तो डिवाइड करने लगेगा 3b। ठीक है, अब देखिए, आप इसको मान लीजिए बच्चा, यहां पर आप मान लीजिए कि माना 3b = अगर आप इसको c मान लेते हैं तो √2 हमारा क्या हो जाएगा, a/c। ठीक है, अब समझिएगा कि √2 क्या है, a/c। ठीक है, c भी हमारा क्या होगा, एक पूर्णांक ही होगा। c हमारा क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। c भी हमारा क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। समझिएगा, अगर b एक पूर्णांक नंबर है, अगर मान लीजिए 4 है, अगर b सपोज करिए 4 है तो 3b क्या हो जाएगा, यानी उसमें 3 का गुणा कर देंगे 4 के साथ तो 12, यानी ये भी एक पूर्णांक ही होगा। अगर एक पूर्णांक नंबर में एक इंटीजर नंबर में इंटीजर का मल्टीप्लाई होता है तो फाइनली इंटीजर ही आता है, एक पूर्णांक नंबर ही आता है। समझ में आया। तो फाइनली क्या हुआ, इधर जो है ये जो डिफिनीशन हो रहा है a/c का, ये हमारा पूर्णांक हो रहा है। मेरी बात समझिएगा बच्चा, ये हमारा क्या है, पूर्णांक है, इसमें कोई समस्या, इंटीजर है। c भी हमारा क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, c भी हमारा पूर्णांक है, और साथ में c भी ≠ 0, यानी c 0 के बराबर नहीं। c 0 कब होगा, जब b 0 होगा, और b हमने पहले मना किया है कि b 0 नहीं है। समझिएगा, देखिए सवाल को, इसी तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और आप परेशान हो जाते हैं। यह एक सवाल नहीं है, कई सवाल के बराबर है। अब देखिए, यह पूर्णांक है, हर जैसे अंश और हर हमारे क्या है, पूर्णांक है, और जो नीचे वाला हिस्सा यानी डिनोमिनेटर यानी हर शून्य नहीं है, इसलिए हमारा जो राइट हैंड साइड है बच्चा, यहाँ पर √2 जो है a/c, ये जो हिस्सा है बच्चा, ये बताता है यह परमेय। ठीक है, यह एक डिफिनीशन होगी परमेय संख्या की। ठीक है, यह एक डिफिनीशन होगी परमेय संख्या की। यह परमेय संख्या को बताता है, जबकि हम जानते हैं, जबकि √2 क्या है बच्चा, √2 क्या है, एक अपरमेय संख्या है, ये एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, √2 क्या है बच्चा, एक अपरमेय संख्या है। क्लियर हुआ। अब बताइए, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो अपरमेय संख्या है, और जो राइट हैंड साइड है वो परमेय संख्या यानी रेशनल नंबर को बताता है। और सबसे बड़ी बात कि दोनों के बीच में लगा हुआ है बराबरी का निशान, और एक ही, अगर इसमें बराबर लिखा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि बाएं साइड में जैसी संख्या होनी चाहिए वैसा ही दाएं साइड में होना चाहिए, राइट हैंड साइड में होना चाहिए। यहाँ पर √2 यानी लेफ्ट हैंड साइड अपरमेय संख्या है बच्चा, और राइट हैंड साइड क्या है, परमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, जो कि ये कभी भी सत्य नहीं है। अगर यहाँ पर x = y लिखा है, इसका मतलब ये होगा कि जैसा इसका कैरेक्टर होगा वैसा ही इसका होगा। पूर्ण रूप से
y का जैसा बिहेवियर होगा वैसा x का होगा, जैसा x का होगा वैसे y का होगा, तभी दोनों के बीच में बराबरी का निशान लगा हुआ है। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये समस्या कहाँ आया, ये क्यों समस्या आया, ठीक है, कि बाएं साइड में हमारा अपरिमेय संख्या हो रहा है, दाएं साइड में परिमेय संख्या, जबकि दोनों के बीच में लगा हुआ बराबरी का निशान, जो कि बहुत गलत है गणित के हिसाब से, ठीक है। इसलिए आपने ये समस्या क्यों आया, ये समस्या क्यों आया, क्योंकि आपने माना था 3√2 परिमेय संख्या है, और जो संख्या परिमेय नहीं होती हैं वह क्या हो जाती हैं, बस आपको लिख देना है 3√2, इसलिए 3√2 क्या बच्चा, अपरिमेय संख्या। जरा अटपटा प्रूफ होता है, ठीक है, 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, समझ में आ गया, ठीक है, 3√2 एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। एक मिनट बच्चा, एक मिनट जरूरी कॉल भी, हाँ भैया, हाँ नहीं मैक ना जी, अभी चलत ही ना और से तो फिर फोन हो जाए। अच्छा अच्छा, शेखर भी जाए, अच्छा अच्छा, चला वीडियो शूट करते काल बदे ना तो फोन कर, ठीक है बच्चों। तो ये है प्रूफ है इसका, ऐसे ही प्रश्न आते भी और इसी तरह से प्रूफ भी होता है, तो इसको आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ये 4 नंबर का प्रश्न है और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। कैसे एक डिफिनीशन का यूज किया गया है इसमें, राइट, तो इस क्वेश्चन को आप करेंगे, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इस प्रश्न में वज्र गुणन विधि आप नहीं लगाएंगे, आप सिंपली इसको प्रतिस्थापन है, विलोपन विधि है और ग्राफ विधि से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप यहाँ पर थोड़ा सा मिटा दीजिए भैया, ये हट गया है, आपके सिलेबस से हट गया है, ठीक है। ये 2 इक्वेशन है, आप ये, हालांकि अगर ये वज्र गुणन होता तो ये प्रश्न 4 नंबर का होता। आप इसको हल करने के लिए आपके पास 2 मेथड है, एक तो है भैया प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। अगर हम सिर्फ ये कहें कि हल कीजिए, ठीक है, एक तो प्रतिस्थापन विधि है मेरे लाल, इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए, और एक विलोपन विधि होता है। हालांकि आपको सबसे पहले जो है, जो पढ़ाया गया है वो है ग्राफ विधि, जो कि आपको इसको अगर प्रश्न में सिर्फ सॉल्व करने के लिए कहे हल कीजिए, मेथड का नाम नहीं ले रहा है, तो आप सबसे आसान जो विधि होता है विलोपन विधि यानी इलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, ये वाला मेथड इलिमिनेशन मेथड, ठीक है। जरा याद करिए कि याद है कि सब भूल गया है। आप ग्राफ विधि से हल करिए, चाहे प्रतिस्थापन विधि से, चाहे विलोपन विधि से, सवाल एक है और x y का मान भी एक ही आएगा। जरा याद करिए कि मेथड हुआ क्या करता था, सवाल से ही आप याद करेंगे, ठीक है। ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्न है बच्चा, मेरी बात समझ आ रही है, याद करिए क्या होता था इसको, ठीक है। गर्मी काफी है, चलिए फिलहाल अभी हम इस प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करा देते हैं बच्चा। इसमें क्या होता था जरा याद करिए, प्रतिस्थापन विधि क्या होता था, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि इलिमिनेशन मेथड, क्लियर हुआ। जरा इसको याद करिए, बड़ा सवाल से ही चीजें आप याद हो सकती हैं। जो भी बच्चे अभी लाइव देख रहे हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आखिरी समय तक चीज़ें आपके ऐप पर यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप चाहें तो एक्स्ट्रा में पढ़ सकते हैं, अदरवाइज मेरे साथ पढ़ सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि समीकरण नंबर 1 से आप इसको आप 1 दे दीजिए, इसमें कोई समस्या, इसको आप 2 दे दीजिए, तो समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। ये आपको करना पड़ता है, प्रोसेस है, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर भैया रख दीजिए। तो यहाँ पर, यहाँ से y का जो मान निकालेंगे y इक्वल टू हो जाएगा बच्चा 5 - 2x, इसमें कोई समस्या है, इसको आप समीकरण नंबर 3 दे दीजिए। और यही जो y का मान है मेरे लाल, यही जो y का मान समीकरण नंबर 2 में रख दे रहा है, यानी कोई चीज एक जगह से उठा के दूसरे जगह रख रहे हैं, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापित करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, समझ में आ रहा है, इसमें कोई समस्या।
अरे कुछ नहीं करना, बड़ा आसान है। तो ये जो 5 माइनस एक्स है यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। ये 3x, y की जगह क्या रख देंगे 2, y का मान है 5 माइनस 2x। याद आ गया होगा आई होप, ठीक है। कोई भी चैप्टर नया पढ़ते हैं ना तो पीछे वाला भूलता जाता है, और मेरा काम है आपको रिमाइंड कराना, कान पकड़ के याद दिलाना, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा बच्चा 3x, 2 5 10 हो जाएगा, 2 दूना के 4, यहाँ पर 8 हो जाएगा। 3x माइनस यहाँ पर x हो जाएगा, 10 को उधर ढकेलेंगे, 8 माइनस 10, ये हो जाएगा -2, माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ x का मान आ गया 2, और जैसे x का मान 2 आया यहाँ पर रख देंगे बच्चा समीकरण नंबर 3 में, हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा y 5 माइनस 2, x का मान 2, यहाँ पर 5 माइनस 4, 5 में से 4 जाएगा 1, y का मान हो जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है। आपका आंसर क्या हो गया, x का मान भैया 2 और y का मान 1। ये x का मान और y का मान ऐसा होता है बच्चा कि ये समीकरण नंबर 1 को संतुष्ट तो करता ही करता है, यह समीकरण नंबर 2 को भी करता है। दोनों समीकरणों को संतुष्ट करने वाले x और y का मान ही क्या होता है, इस रैखिक समीकरण युग्म का हल कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। ये चीज हमने आपको बताया था। आप x का मान 2 रखिए तो 2 दूना के 4, y का मान 1 रखेंगे तो 4 1 5 बराबर हो गया, ठीक है। x का मान यहाँ पर 2 रखेंगे 3 दूना के 6, और y का मान यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 यानी 6 2 8 हो जाएगा प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। इसमें कोई समस्या, इसमें कोई समस्या भैया। तो प्रतिस्थापन विधि याद आया कुछ कि क्या करते हैं, किसी के दिमाग में आ सकता है कि क्या समीकरण नंबर 2 से y का मान निकाल के समीकरण नंबर 1 में रख सकते हैं, आप रख सकते हैं, लेकिन 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 जो थोड़ा आसान होता है, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं, जो चीज थोड़ा आसान होता है उसको रखना है, जहां से इजी वे में सॉल्व हो पाए। समझ में आया बच्चा। अब इसी प्रश्न को बताइए, मैंने ऐसे सॉल्व किया, अब जरा बताइएगा इसी प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे 2 लाइन में, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि है। अब इसी प्रश्न को हम हल करेंगे बच्चा विलोपन विधि से, जो कि सबसे आसान और बहुत तगड़ा मेथड होता है विलोपन विधि, ठीक है। ग्राफ से नहीं सॉल्व करना है, ये आपको रिमाइंड हम करा रहे हैं बच्चा, ठीक है। ये हो जाता है 2x प्लस वाई इसका टू, यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर हो जाता है बच्चा 3x प्लस, एक सवाल के माध्यम से मैंने पूरा आपको रिमाइंड करा दिया, यहाँ पर 8 समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। क्या करते थे याद करिए, विलोपन विधि में क्या करते थे एलिमिनेशन मेथड में, अरे मेरे लाल x का समीकरण नंबर 2 में x का गुणांक 3 है, 3 का गुणा इसमें कर देते थे, और x का गुणांक 2 है तो इसमें हम अपोजिट समीकरण में कर देते। 3 गुना के यहाँ पर 6x हो जाता था, यहाँ पर हो जाता था 3y, 3 5 15, ठीक है। यहाँ पर 6x हो जाएगा, यहाँ पर है 4y हो जाएगा, और 8 गुना के 16, ठीक है। इसमें कोई समस्या बच्चा, ये घटा देंगे माइनस 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 हो गया, ये प्लस 6x है, माइनस 6x खत्म, 3y माइनस 4y तो ये हो जाएगा -y, अब 15 में से -16 कर देंगे -1, माइनस माइनस खत्म हो जाता है बच्चा, तो ये आ गया y का मान 1। पहले भी तो आया था, पहले भी तो y का मान 1 आया था, y का मान 1 आया, आप इसमें रख दीजिए, ठीक है, समीकरण नंबर 1 चाहे 2 में। तो ये जो विलोपन विधि होता है ना बच्चा, ये बहुत शानदार मेथड होता है और बहुत तेजी से सॉल्व होता है। देखिए इतने चीज में हो गया, ठीक है। y का मान आप कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रख देंगे, तो x का मान आ जाएगा भैया 2, ठीक है। अरे y का मान यहाँ पर 1 रखेंगे ना, 1 को ढकेलेंगे उधर, 5 में से 1 जाएगा 4, 2 से भाग देंगे, x का मान 2। तो ये जो विलोपन विधि है, मैंने आपको ये दिखाया कि प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, आना तो आपको सब आइए, ठीक है, मेथड है, आपको सब आना चाहिए, लेकिन जो आसान है वो डिसाइड होता है जब आप दोनों मेथड सीख लेंगे और आप कंपेयर करेंगे कि हाँ यार ये वाला तो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इससे बहुत तेजी से सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। तो ये समीकरण को हमने सॉल्व कराना, 2 समीकरण को सॉल्व किया 2 मेथड से, आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला मेथड काफी आसान है और आगे भी काफी काम आता रहता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे भाई, गर्मी बहुत है, क्लासेज आपकी रेगुलर चल रही हैं, आप दूसरों का मुंह ना देखें कि वो पढ़ेगा तो हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, ऐसा करिए कि आप पढ़ के, आपके पढ़ते हुए देखने के बाद कोई दूसरा पढ़े, आप दूसरे के बनाए हुए रास्ते पर ना चलें, आप खुद रास्ता बनाएं, ठीक है। ये एक बात हुआ, क्लियर हुआ। तो
अब ये सवाल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना 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 ज्यादा, मैं क्या ही कह सकता हूं। लेकिन उससे पहले इस सवाल को करने से, इस सवाल का कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन है, ठीक है, कई बार पूछा गया है। उससे पहले जो बच्चे हमारे बैच से जुड़ना चाह रहे हैं वो सारे बच्चे क्या करें भाई, एक बार जो है शुभम क्लासेस अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएंगे, सर्च करेंगे शुभम क्लासेस, इस तरह का चेहरा दिखता है इसका, ठीक है। और बहुत बच्चों के मोबाइल में है भी, इंस्टॉल किए हुए भी हैं, इसमें कोई समस्या भाई देख लेते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं, ठीक है। चलिए, शुभम क्लासेस ऐप अगर आपने इंस्टॉल कर लिया है तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बेसिक इंफॉर्मेशन पूछा जाता है, आप यहां पर लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर आपने ऐसा कर लिया तो उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर आप क्यों जुड़ेंगे, क्यों कैसे जुड़ेंगे, मिलता है आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ प्रैक्टिस सेट, नोट्स, लास्ट ईयर पेपर, संडे टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ये सब कुछ आपको मिलता है बच्चा मात्र 1499 रुपये में। पूरे साल भर की फीस है, हर विषय की फीस है, इसमें ये नहीं कि मैथ का हर महीने आपको पेमेंट करना है, ठीक है, पूरे साल भर की है, पूरे सभी विषयों की, ठीक है। तो आई होप आप जरूर जुड़ेंगे। और इस तरह से जो चेहरे यहाँ दिख रहे हैं, ये यहाँ पर भी आपका नाम होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप भी आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 अगर हमने 4 करा दिया तो 5 ऑटोमेटिक आ जाएगा। कॉन्सेप्ट सीखिए इसका। सवाल तो ठीक है, सवाल तो सीखना है, ये है, ठीक है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है सवाल से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट, समझिएगा। अगर हम एक संख्या की बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं बच्चा 457, 3 अंकों की संख्या है। 3 अंकों की संख्या बनती कैसे है, ऐसे बनती है, देखिएगा 3 अंकों की संख्या कैसे बनती है भैया। तो यहाँ पर जो 7 है तो 7 में आप करते हैं 1 का गुणा, इसमें कोई दिक्कत। और जो दहाई के स्थान पर है यानी 5 में आप करते हैं गुणा, भैया कितना 10 का। और जो सैकड़े वाले स्थान पर नंबर है यानी 4 का गुणा करते हैं भैया इसमें 100 का। तो ये हो गया 7, ठीक है, यहाँ पर हो जाता है 50 और यहाँ पर हो जाएगा 400। तीनों को आप ऐड कर देंगे भैया, ऐड कर देंगे ना, तो ये जो 457 आ जाता है। यानी किसी संख्या का जो फॉर्मेशन होता है, बनना होता है, अगर हम इकाई का अंक में 1 का गुणा, दहाई के अंक में 10 का गुणा और सैकड़े वाले अंक में 100 का गुणा करके फिर जोड़ देते हैं, इस तरह से संख्या बनती। अब समझिएगा, अगर सवाल हम कह दें कि एक संख्या बनाइए, ठीक है, आपको एक संख्या, सवाल देखिए यार, सवाल को पहले आप सॉल्व मन न करें, कॉन्सेप्ट देखें। एक संख्या आपको बनाना है बच्चा, बनाइए, ठीक है, बनाइए जिसका इकाई का अंक यानी यूनिट प्लेस है, इकाई का जो अंक है, इकाई का अंक क्या हो बच्चा 100, समझिएगा, इकाई का अंक 100 और दहाई का क्या हो भैया, दहाई का जो अंक है वो क्या हो y, मेरी बात समझेगा, दहाई का अंक y हो, ठीक। अगर इकाई का अंक 100 हो, दहाई का अंक y हो, तो इसमें जो चीज हो जाएगा भैया, इकाई का अंक 100, दहाई का अंक y हो, तो संख्या बताइए क्या होगा। तो संख्या आपका हो जाएगा बच्चा, इसमें दहाई का अंक में 10 का गुणा कर देंगे यानी 10 इंटू वाई, और इकाई के अंक में 1 का गुणा करेंगे यानी 1 इंटू एक्स, ठीक है, 1 इंटू एक्स, तो यानी फाइनली आ जाएगा बच्चा 10y प्लस एक्स, ये आपकी संख्या बनी। समझ में आया। अगर इकाई का अंक बाय द वे, इकाई का अंक अगर y हो और दहाई का अंक x हो, तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी, दहाई के अंक में 10 का और इकाई के अंक में 1 का गुणा करेंगे तो ये संख्या बन जाएगी। तो बस यही चीज आपको ध्यान देना है, समझ में आ गया। अगर आपको एक संख्या बनाना है जिसका इकाई का अंक x हो, दहाई का अंक y हो और सैकड़े का अंक क्या हो z हो, तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी बच्चा 100 इंटू जेड, ठीक है, यहाँ पर 10 इंटू वाई और प्लस यहाँ पर z हो जाएगा, ये आपकी संख्या बनी। तो ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब सवाल पे आते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि अगर मान लीजिए एक संख्या, 2 अंकों की संख्या क्या है भैया 45 है, इकाई का अंक 5 है, दहाई का अंक 4 है। अगर संख्या के अंकों को पलट दे, मतलब जो संख्या इकाई के अंक पे है वो दहाई पे हो जाए, अगर अंकों को पलट देते हैं बच्चा तो यह संख्या क्या हो जाएगी 54 हो जाएगी। बहुत आसान है। अगर 3 अंकों की संख्या जैसे 757 है, ठीक है, 757 है बच्चा, ठीक है, 787 है, अगर अंकों को पलटेंगे तो क्या होगा 857 हो जाएगा। यह एक बात हुआ। बस सवाल अगर ये 2 बातें क्लियर हो गई, ठीक है।
ये सवाल हो गया। अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो ये सवाल हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब देखिए, कह रहा है 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक, एक बात हुआ, यदि संख्या के अंक उलट दिए जाए तो बनने वाली जो संख्या है मूल संख्या यानी ओरिजिनल संख्या से 27 अधिक हो जाती है। संख्या ज्ञात की, यानी संख्या ज्ञात करने का मतलब है किसी संख्या को आप तभी बता पाएंगे जब उसके इकाई अंक और दहाई अंक पर। कह रहा 2 अंकों से बनने वाली संख्या, तो हमको अंक मानना पड़ेगा ना कि संख्या मानेंगे आप। ठीक है, तो माना, ठीक है बच्चा, अगर आप अंक मान लेते हैं, माना इकाई का अंक क्या है भैया, इकाई का अंक, ये आपको मानना पड़ेगा, इकाई का अंक क्या है, x है, एवं, ठीक, एवं दहाई का जो अंक क्या होगा बच्चा, दहाई का अंक आप लिखेंगे अपनी कॉपी पर, दहाई का अंक क्या है आप y मान लीजिए। इसलिए क्या हो जाएगा भैया, इसलिए हमारी संख्या क्या हो जाएगी जरा बताइए, संख्या, इसलिए संख्या क्या हो जाएगी, दहाई का अंक में 10 का गुणा और इकाई के अंक में ये चीज हो गया। इसमें कोई समस्या नहीं, ये मूल संख्या है, मेरी बात समझिएगा। ये ओरिजिनल संख्या है जिसके इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। अब देखिए केस नंबर 1। अब देखिए x और y में हम समीकरण में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी नहीं है, क्लासेस बहुत लंबी नहीं चला रहे हैं क्योंकि अभी जून का महीना चल रहा है। ठीक है, बशर्ते रेगुलर आपकी क्लास रही, यही चीज इंपॉर्टेंट है। केस नंबर 1 देखें, कह रहा 2 अंकों से बनने वाली किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। अरे कोई संख्या है तो उसमें इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, तो अंकों का योग क्या हो जाएगा बच्चा, x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पर 9 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1, इसमें कोई समस्या, x प्लस वाई इक्वल टू 9 समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिए, कह रहा है यदि संख्या के अंक उलट दिए जाए, सवाल समझिएगा, संख्या के अंक उलट दिए जाएं, ठीक है, यहां पर संख्या के अंक, ठीक है, उलटने पर या इसको बदलने पर, उलटने पर भी हम कह सकते हैं, उलटने पर जो नई संख्या होगी बच्चा, जो नई संख्या क्या बन जाएगी जरा बताएं आप। तो अगर संख्या के अंकों को उलट देंगे, मतलब इकाई का अंक y हो जाए और दहाई का अंक x हो जाए, तो नई संख्या क्या बच जाएगी बच्चा, 10x प्लस y हो जाएगी। अब सवाल देखिएगा, अब कहे क्या रहा प्रश्न, इक्वेशन बनाने आना चाहिए। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया, और x और y में एक समीकरण और बन जाए तो हमारा काम हो जाए। ठीक है, तो इसमें केस नंबर 2 देखें, प्रश्नानुसार क्या है भैया, केस नंबर 2 क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि अगर यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो जो बनने वाली संख्या, जो नई संख्या बन रही है, संख्या को पलटने पे भैया एक नई संख्या बन रही है ना, तो भैया जो नई संख्या है यानी 10x प्लस वाई, ठीक, वो मूल संख्या से, यानी जो ओरिजिनल संख्या थी, ओरिजिनल संख्या हमारी थे क्या है भैया, और मूल संख्या यानी 10y प्लस x से कितना अधिक है, 27 अधिक है। ये जो नई संख्या है 10x प्लस वाई मूल संख्या से 27 अधिक है। तो अगर ये 27 अधिक है बच्चा, तो इसमें हम 27 जोड़ देंगे, तो अब दोनों के बीच में बराबरी हो गया। ये नई संख्या जो है ना, मूल संख्या से 27 अधिक हो जा रहा है, यानी उसमें हम 27 जोड़ेंगे तब जाके दोनों के बीच में बराबरी हो जाएगा। ये संख्या क्या है, ये है बच्चा नई संख्या। ठीक है, ये सवाल की खूबसूरती है बच्चा, और ये हमारी क्या है, मूल संख्या है। ठीक है, यह हमारी मूल संख्या है, आप ओरिजिनल संख्या भी कह सकते हैं। क्लियर हुआ? तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, x और y में समीकरण बन जाएगा। 10x है भैया, अरे x के अगली बात कितना हो जाए, 9x, कोनो दिक्कत ना। y है 10y है, तो y ये 10y तो फिर से 9y हो जाए भैया, इसमें कोनो दिक्कत नहीं होगी चाहिए, ये 27 हो जाए। अगर 9 बाहर निकाल देगा भैया तो x माइनस वाई, और ये हो जाए 27, 9 से भाग दे देगा तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 हो जाए, समीकरण नंबर 2। अब बतावा सभी जाने, ठीक है, समीकरण नंबर 1 है या समीकरण नंबर 2 है, x और y के सॉल्व करल कितना आसान होगा। ठीक, मेन चीज है कि एक कॉन्सेप्ट समझ में तभी सवाल लग पाई, आप डायरेक्ट हम सवाल बताना शुरू कर देते तो मुश्किल हो जाता। अब देखिए कितना होगा भैया,
x प्लस वाई, भोजपुरी और हिंदी मिक्स चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। गर्मी का भी माहौल तो है, कभी गर्मी कभी ठंडी, ठीक है। मौसम थोड़ा सा बारिश का क्या ही बताया जाए, बारिश का तो कुछ अतः पता नहीं चल रहा है। एक आध झोंक बारिश हो जाना चाहिए अब तक, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई सीन ही नजर नहीं आ रहा। लग रहा भगवान गुस्साए हुए हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए भैया। तो इसको जोड़ेंगे तो प्लस वाई है माइनस वाई है, ये x से x इधर हो जाएगा 2x, 9 3 कितना हो जाएगा भैया 12, ठीक है। x का मान आ जाएगा 6, इसमें कोई समस्या। x का मान अगर 6 रखेंगे यहाँ पर तो y का मान कितना आ जाएगा भैया, 9 में से 6 जाएगा यहाँ पर 3, y का मान यहाँ पर हो जाएगा 3। x का मान 6 हो गया, y का मान 3। तो ये x, बहुत बच्चे सोचते हैं कि यही आंसर है, ये आंसर नहीं हुआ। आपको संख्या पूछा है ये, यानी ये आंसर निकालना, ओरिजिनल संख्या, ठीक है। इसलिए हमारी जो संख्या हो जाएगा बच्चा ना, बहुत बच्चे यही निकाल के खुश हो जाते हैं। 10y मतलब 30 और x का मान 6, यहाँ पर हो जाएगा 36। अब देखिए ये आपका आंसर है, आपका आंसर 36 है। आपका आंसर x = 6 और y = 3 नहीं होगा। समझ में आया? तो आप सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 4, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, शॉर्ट में तो आता ही आता है। एक मिनट चलिए नोट कर लीजिए सभी बच्चे, प्रश्न को नोट कर लें। आपका आंसर ठीक है या नहीं ठीक है, कंफ्यूजन है, आप आंसर वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जो नंबर आया 36 है, ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं, देखिएगा, ठीक है, दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। अच्छा, जो 36 है, इनके अंकों का योग, अरे भैया 3 है और प्लस 6 है, अंकों का योग 9 है ना, यानी पहली कंडीशन होल्ड हो रहा है, ठीक। अच्छा, इसके अगर अंकों को पलट दे रहे हैं तो एक नई संख्या 36 को अगर पलटेंगे भैया तो 63 हो जाएगा, और जो ओरिजिनल संख्या पहले 36 थी, अब बताइए 27 ज्यादा है कि नहीं। जो है, जो 63 है, जो नई संख्या बन रही है, वो मूल संख्या से 27 ज्यादा है कि नहीं, आप देख लीजिए। 27 ये 63 हो जाएगा, क्लियर हुआ। यानी जो दोनों कंडीशन है वो हमारा ये 36 जो है संतुष्ट कर रहा है, यानी आपकी ये जो आंसर है आपको सही है। आपको आंसर पलटने की भी जरूरत नहीं है, आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक सही है। नोट कर लिए सभी बच्चे? तो ये क्वेश्चन अगर आप कर लिए हैं तो ये आपके लिए होमवर्क है। 2 अंकों से बनी एक संख्या है, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। फिर इसमें आपको इकाई अंक और दहाई अंक मानना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार होमवर्क हो गया। निम्न समीकरण के मूल ज्ञात करिए, आप इसको भी कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें करना क्या है कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ये बना बनाया हुआ नहीं है, ये द्विघात समीकरण बना बनाया नहीं है, इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है बच्चा। अब देखिए, क्लियर हुआ, इसको बनाना पड़ेगा। अगर कोई भी द्विघात समीकरण आपको बना बनाया मिल जाए, जैसे ax² है प्लस bx प्लस c = 0, तो जो x का मान सॉल्व किया जाता है, यहाँ पर -b प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर हो जाएगा b² -4ac अपान में 2a, ठीक है। ये x का 2 मान यहाँ से निकल के आता है। जब आप एक बार प्लस लेते हैं तो एक मान, जब माइनस लेते हैं तो दूसरा मान, इसी को, ठीक है बच्चा। जब आप प्लस लेते हैं यहाँ पर -b प्लस अंडर रूट जो है b² -4ac अपान में 2a, इसी को हम कहते हैं एक मूल अल्फा। और x = जो है -b, अब यहाँ पर जो माइनस लेते हैं बच्चा तो b² -4ac अपान में 2a, इसी को हम कहते हैं यार बीटा। यानी किसी भी द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल हो सकते हैं, उसी को नाम देते हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। मेन सबसे बड़ी समस्या है कि ये द्विघात समीकरण आपका बना नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको स्मॉल लेटर में लेते हैं, यानी ax² है बच्चा, यहाँ पर bx है प्लस c है = 0, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ कैपिटल है वहाँ स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों में हमने आपको सिखाया। गुणनखंड विधि से आता है,
और साथ में ये वाला भी सूत्र यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुख्य समस्या इसमें क्या है कि ये द्विघात समीकरण बना नहीं है, इसको बनाना पड़ेगा। आप क्या करिए, x माइनस 1 का सीधे 1 में करेंगे गुणा, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चा x माइनस 7, यह 1 माइनस x प्लस 4 का 1 में करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 4, नीचे गुणा कर देंगे बच्चा x प्लस 4 और नीचे कर देंगे x माइनस 7, ठीक है, इसकल टू यहाँ पर हो जाएगा 11/30। ठीक, अब देखिएगा, अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व करना वो कठिन समस्या नहीं है, समस्या है इसको द्विघात समीकरण बनाना, इसीलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। राइट बच्चों, तो मैं एक, ठीक, अगर ऊपर आप ब्रैकेट खोल देते हैं x माइनस 7 माइनस x माइनस 4, ठीक है, आप x का गुणा x में करेंगे, यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 7x हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा बच्चा, माइनस 7 चौको 28 हो जाएगा, यहाँ पर है 11/30 हो जाएगा। ठीक है, ये a प्लस x, ये माइनस x, माइनस 7 माइनस 4 भैया माइनस 11 हो जाएगा, माइनस 11 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इसकल टू 11 में यहाँ पर 30 हो जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, फाइनली आ जाएगा माइनस 1 में, तेजी सॉल्व करेंगे बच्चा, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 1 में 30। ठीक, ये चीज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 30 का इधर कर देंगे गुणा, माइनस 30 हो जाएगा, इसका पूरा 1 के साथ करेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, इसको उधर ढकेलेंगे, 0 हो जाएगा बच्चा, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 हो जाएगा। यहाँ पर फाइनली इसको सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर माइनस 30 प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, x का मान आपको पाएगा माइनस 2, x का मान आ जाएगा 2 और x का मान आ जाएगा 1। इसमें बोला है बच्चा कि x का मान माइनस 4 और 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर हम ये समीकरण दें x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये कोई सवाल नहीं हुआ। सवाल ये हुआ कि आप इसको पहले बनाएं द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, पहले आपको शुरुआत में समझ में ही नहीं आएगा कि ये किस चैप्टर का प्रश्न है। ठीक है, तो इस तरह के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप इसको करेंगे। ठीक है, इसको हम ऐप में अपडेट करवा देते हैं, इस क्वेश्चन को आप करेंगे, बहुत आसान है। ठीक है, एक बेसिक समझ आपको होनी चाहिए गणित की, ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। ठीक है, ये तो त्रिभुज वाला प्रश्न है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, इसके बाद वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो इसको कराएंगे। ठीक है, ये वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति, सब अभी त्रिभुज हम शुरुआत नहीं करेंगे, निर्देशांक ज्यामिति शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है बच्चों। आई होप ये जो प्रश्न हमने कराए आपको ठीक लगे होंगे, और ये प्रश्न जो है लघुत्तरी, सबसे पहले दीर्घोत्तरी, ठीक है, फिर ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे चलता रहेगा। ठीक, आज के लिए बस इतना ही बच्चा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।